आगाज कर लेते हैं आज की सबसे अहम इवेंट और सबसे बड़ी जो तकरीब होने जा रही है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे अहमद। आगाज़ में यही खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक इफ एंड बट्स होता रहा वो फेज़ तो गुजर चुका। प्लेइंग 11 हमारे सामने है, लेकिन 2 बार हम शिकस्त खा चुके हैं न्यूजीलैंड से। आज आगाज़ फातिहाना होना कितना ज़रूरी है? स्ट्रेटजी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 की? देखें, प्लेइंग 11 से ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मेंटालिटी है, जो अप्रोच होगी मैच में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी प्लेइंग 11 टॉप नॉच से टॉप नॉच भी बना लें, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी वही डिफेंसिव अप्रोच है, वही टुक-टुक वाली पॉलिसी है, तो फिर तो आप छोटी से छोटी टीम से भी हार सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट एग्रेसिव है, आपकी अप्रोच अटैकिंग है, तो आप ऑब्वियसली बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। और आई थिंक कि ये किसी फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान को वो मैच जिताए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज़ ए कलेक्टिव टीम परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये मैच इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी ये टीम मैच जीतेगी, उसके आप समझ लें कि 70 to 80% चांसेस हो जाएंगे कि वही टीम सेमीफाइनल खेलेगी। टॉस जीतकर फिर क्या करना चाहिए? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, और फिर क्या बाबर आजम से ही ओपनिंग करवानी चाहिए? इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, ओपनिंग तो बाबर आजम ही करेंगे, और इस हवाले से रिजवान ने कल क्लैरिटी भी दे दी थी अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल, देखें, वन डाउन और ओपनर में ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपका ओपनर कोई और भी हो, और अगर वो जल्दी आउट हो जाए, तो तब भी वन डाउन बाबर आजम नहीं आना है, और तब भी सेम सिचुएशन ही होगी। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और एज अ बैट्समैन सबसे जो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है रन स्कोर करने की, वो शुरू के 10 ओवरों में ही होती है, जब सिर्फ 2 फील्डर दायरे से बाहर होते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में बाबर आजम की ओपनिंग को लेकर इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि देखें, जो आपने बात की है इसकी कॉम्बिनेशन की, तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन जो है वो भी पीसीबी ने अनाउंस कर दी। अब इसी टीम को हमें बैक करना पड़ेगा। मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम जीती है वो मेरे ख्याल में अहमद, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? टॉस करके फिर हमें पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरना चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? ये कितना, क्योंकि हमने चेज करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अपना ही, यानी कि 353 रन हमने चेज किया। तो आपको लगता है कि अगले मैच में भी हमें चेज ही करना चाहिए था टॉस जीतने के बाद? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट्स में चेज अगर करे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती है और मैच जीत सकती है। अगर आप कंडीशन वाइज देखें तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेज में रिसेंट पास का थोड़ा ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैचेस जीते वो चेज करते हुए जीते। साउथ अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन रही। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को चेस की तरफ जाना चाहिए। और क्योंकि देखें, जब आप बैटिंग पहले कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मजीद एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टोटल आप बोर्ड पे लगा सकें। अगर आपने पहले बैटिंग करके भी शुरू के 10 ओवर भी डॉट खेलने हैं, या आपकी डॉट बॉल्स की रेशियो ज्यादा कुछ कंपैरेटिवली हमारे खिलाड़ी रिलैक्स हो जाते हैं पहले बैटिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा, ये बताइएगा अहमद कि रिजवान को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी मेरी टीम के तो सारे खिलाड़ी ही कप्तान हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, सारों के मशवरे की इतनी अहमियत है, लेकिन जिम्मेदारी तो बहरहाल रिजवान को लेनी होगी। उनके डिसीजन के ऊपर, उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालात तो उठ रहे हैं, ख़ासतौर पे स्पिनर को लेकर। इब्रार से जो मिस्ट्री स्पिनर उन्हें कहा जा रहा है, कोई मिस्ट्री उनकी बॉलिंग में दिखाई नहीं दी। उस गैप को, स्पिनर्स के गैप को किस तरह से फिल किया जाए? किसे ज़्यादा, किस पे इन्हिसार किया जा सकता है? देखें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है फरवरी में, और फरवरी में काफी हद तक ड्यू फैक्टर भी होता है, और ओवरऑल जो एक वेदर होता है वो काफी हद तक या कंडीशंस फेवर करती हैं स्पिनर्स को। अगर आप ट्राई सीरीज भी देखें तो उसमें न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल और सैंडनर वगैरह ने विकेटें ली। इंडिया अपने 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। साउथ अफ्रीका देख ले, केशव महाराज, उसके बाद तबरेज शमसी वगैरह उनके पास है। तो हर टीम के पास 2 से 3 स्पिनर एटलीस्ट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है उसका जिम्मेदार सिर्फ रिजवान नहीं है, उसके इक्वली जिम्मेदार आकिब जावेद भी हैं, उसके इक्वली जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी और उसके मेंबर भी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत पैथेटिक सिलेक्शन थी।
फहीम अशरफ, दुरुस्त। खुशबू शाह को आप ऑल ऑफ अ सडन ले आए, अगर आपने उनको चैंपियंस लेकिन ट्रॉफी अब तो खिलानी सिलेक्शन आपने हो चुकी, अब तो हमें इन्हीं पर इन्हिसार करना होगा अहमद, अब तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड के एक प्लेयर की जिसको स्क्वाड में से अभी निकाला गया है, फास्ट बॉलर है लोगी फर्गूसन, उन्हें इस वक्त निकाल के उनकी जगह पर एक और प्लेयर को शामिल किया जाना, क्या समझते हैं इसकी कमी पूरी की जा सकती है? और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम को आप कहाँ पर देखते हैं? देखें, न्यूजीलैंड का अगर एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया है तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन है उसमें इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आप समुंदर में से एक कतरा निकाल लें। आप अगर न्यूजीलैंड का बाकी कॉम्बिनेशन देखें तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव है और इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि जो शायद इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन नहीं है। सो ये एक आधा प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो मेरे ख्याल में उससे न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त अच्छा, उन्हें तो पावर फर्क नहीं हाउस पड़ेगा, लेकिन क्या हमें फर्क पड़ेगा? हारिस रऊफ को दोबारा से इन किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा वो भी कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं। और जो इंजरी उन्हें थी, जो साबिका क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर हो, दीगर का कहना था कि इतने जल्दी वो रिकवर नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि वो इस फॉर्म में होंगे कि अपना 100% दे सकें? और जो ज़रूरत है हमें इस वक्त फौरी विकेटों की, जो अभी तक हमने देखा नहीं पिछले तीनों मैचेस में, वो चीज़, वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी हमें उनकी तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हारिस बेहतर ना फील कर रहा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना बड़ा रिस्क ना लेती कि वो अपने एक प्राइम फास्ट बॉलर का भी जो कैरियर है वो खतरे में डाले, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी जाहिर बात है अगर आप एक इंजर्ड प्लेयर को खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो वो बेहतर फील कर रहा होगा तभी उसे खिलाया जा रहा है। अब जब मैच होगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन हारिस रऊफ को खुद भी ये चीज समझनी पड़ेगी और टीम मैनेजमेंट को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवरों का T20 का बॉलर है या वो इससे ज्यादा भी डिलीवर कर सकता है। एक तो हारिस रऊफ का जो बॉलिंग का मसला है कि वो 4 ओवर से ज्यादा जब ओवर करता है वो स्ट्रगल करता है। दूसरा, हारिस रऊफ जब विकेट लेता है तो उसका जो सेलिब्रेशन का तरीका कार है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसका कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है। हाँ। यही हमने देखा था, हसन अली के साथ भी होता था कि वो जनरेटर जब वो जनरेटर चलाते थे तो जी हाँ। अच्छा अहमद, उनको भी इंजरीज के मसाइल हुए, फिर हारिस रऊफ को भी सेम मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में आप सेलिब्रेट करें लेकिन इतना आपको ओवर नहीं हो जाना चाहिए कि आपके अपनी इंजरी के मसाइल अनफिट हो जाए। और इस तरह से टीम, इस इंजर्ड टीम के साथ या फिर किसी भी किस्म की जो मिस अनफिट हैं उनको प्लेयर्स को लेकर उतरना मैदान में, और फिर वो भी इतने बड़े इवेंट के लिए जहाँ पर इतनी इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो फिर इस तरह के कमेंट्स तो आएंगे। जिस तरह से कामरान अकमल कहते हैं कि हमारी टीम जो है वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो क्या कहेंगे उनके इन कॉमेंट्स के ऊपर भी? मैं उनसे 110% एग्री करूंगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी उनकी स्टेटमेंट से एग्री करती है, क्योंकि जिस टीम ने 350 चेस किए उस टीम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो अगले मैच में ही वन साइडेड हार जाए फाइनल ट्राई सीरीज का। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भरोसा नहीं है। आज हम चाहें तो न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर सकते हैं इस मैच में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर ये मैच जीतना है तो उसका एक ही तरीका है मैच जीतने का कि बैटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। हमने देखा है जब भी पाकिस्तान ने बैटिंग में 50 ओवर पूरे खेले हैं पाकिस्तान वो मैच जीता है। और ये वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला चल रहा है कि ओडीआई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादातर नाकाम रहती है 50 ओवर पूरे खेलने में। जाहिर है जब आप 50 ओवर पूरे ही नहीं खेलेंगे, पहले आउट हो जाएंगे, तो क्या आपने रन लगाने हैं बोर्ड पे और आपके बॉलर्स को क्या टारगेट होगा उनके पास जिसको वो डिफेंड करें। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे अहमद, क्योंकि फ़हीम अशरफ, बाबर आजम, फ़खर जमान इससे पहले हमें जितवा चुके हैं, विनिंग पोजीशन में इस बार भी हमें ला सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हम इन्हीं की वजह से जीत चुके हैं, तीनों प्लेयर्स की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें ये जीत से हमकिनार करवा सकते हैं? देखिए, फ़हीम अशरफ की तो एग्जाम्पल उस बच्चे की तरह है जो आपके घर आया हो, कोई रिलेटिव, आप पूरी फैमिली का घूमने का प्लान बन रहा हो तो आप कहते हैं चलो बेटा आओ तुम भी हमारे साथ चलो। तो फ़हीम अशरफ की तो 2027 में भी वो गुस्सा कर जाएंगे आपका कमेंट उन्होंने सुन लिया तो। फ़हीम अशरफ की तो 2017 में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। लकीली वो स्क्वाड का हिस्सा थे तो जाहिर बात है कि वो अंदों में काने राजे वाला हिसाब आ गया। बाकी जो अब फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन हुई है उस पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब ये देखना पड़ेगा कि उनको कितना मौका दिया जाता है। जो मौका दिया जाता है उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तब हाई होती हैं अगर वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी टीम का हिस्सा होते। अगर पीसीबी ने उनको ये खिलाना था आईसीसी इवेंट तो उनको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था ताकि उनकी परफॉर्मेंसेस पता चलती।
तो अब आपने सिलेक्शन की है, अनफॉर्चुनेटली 2-4 प्लेयर तो आपके बीपीएल की परफॉर्मेंस पे आगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जिनकी अपना बोर्ड जो अपनी लीग की परफॉर्मेंसेस को सीरियस नहीं लेता, आपने उस लीग की परफॉर्मेंसेस के लेकिन बेस पे अहमद ये तो मानेंगे आपके, या तो लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है या फिर इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़े लकी हैं, धनी है कि ये स्क्वाड में तब भी शामिल थे, आज भी शामिल हैं, परफॉर्मेंस की बिना पर नहीं है, तो फिर ये किस तरह से स्क्वाड का हिस्सा है? पॉलिटिकल रख रखाव है उनका, उनके रिश्तेदार हैं आई गेस, जो करंट गवर्नमेंट में है पार्टी उससे एसोसिएटेड हैं, जो साफ बात है। और हमने देखा कि फ़हीम अशरफ नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे लंदन में, उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आगे। उमर अकमल ने भी सेम कोशिश की थी फ़हीम अशरफ के बाद, लेकिन उमर अकमल साहब लेकिन उनकी बात नहीं बनी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं क्योंकि अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, अच्छा परफॉर्म करें। अगर सीनियर्स की बात की जाए, जिनके कंधों पे सबसे ज़्यादा बोझ भी होता है, जिनको देख के नए लड़कों को एक पैशन या उनको सीख मिलती है, जिसमें शाहीन शाह है, जिसमें नसीम शाह को भी हम शामिल करेंगे, रिजवान है, बाबर हैं, इनके ऊपर कितना बोझ होगा, कितनी जिम्मेदारी इनके कंधों पे कि ये परफॉर्म करें? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सबको कलेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ ही जिताना पड़ेगा पाकिस्तान को। मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मैच विनर आपके 1-2 प्लेयर ही होते हैं, जो फखर जमान हो सकता है या शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग से हो सकता है। लेकिन बाबर आजम हैं या इवन सलमान अली आगा हैं और रिजवान वगैरह, इन पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। बाबर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। होप के चैंपियंस ट्रॉफी में उसका बैट चले और वो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करे। और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि जब बाबर बैटिंग पे आता है तो हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट ये 50-60 रन करेगा या सेंचुरी स्कोर करेगा, लेकिन बार बार वही डिसअपॉइंटमेंट। अब बाबर, अगर आप लास्ट मैच में भी जब वो आउट हुआ, उसका रिएक्शन देखें, जिस तरह से वो डिसअपॉइंटेड था, मतलब वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को उसके जो रिएक्शन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब बाबर को फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए, अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। अब वो वैसे ही हो रहा है जल्दी, तो प्रेशर लेके खेलने का क्या फायदा? आप प्रेशर बिल्कुल खुल के खेलने की जरूरत है इस वक्त, अब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर में खेल रहे हैं, हम होस्ट ग्राउंड है और चैंपियन भी हैं, तो हमें मेरे ख्याल में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अटैकिंग मोड में खेलना होगा। बहुत शुक्रिया, प्रेशर लिए बिना खेलना होगा ताकि खुल के खेल सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट।